अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन के एक नए एपिसोड में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सब वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज भी हमारे पास 3 बहुत खौफनाक कहानियाँ हैं। पहली जो कि एक ईमेल में भेजी हुई कहानी है, दूसरी कहानी जो कि हमें नताशा ने लाहौर से भेजी है, और तीसरी कहानी जो हमें फैसल ने इस्लामाबाद से भेजी है। तो बढ़ते हैं अपनी आज की खौफनाक स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है। मैं सरगोदा से ताल्लुक़ रखता हूँ लेकिन मैं इस वक्त दुबई में हूँ। मैं दुबई में सिक्योरिटी इंचार्ज की जॉब करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का इस वक्त मौजूदा सूरत हाल का एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप यकीन करें कि मुझे मजबूरन ये ईमेल के ज़रिए आपको स्टोरी भेजनी पड़ रही है लिख के। मैं अपनी आवाज़ में भी आपको स्टोरी नहीं सुना सकता इस वक्त जो मेरे हालात चल रहे हैं। मेरी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि 2 साल पहले जब मैं छुट्टी पर अपने घर पाकिस्तान सरगोदा गया था तो ये मामलात मेरे साथ वहाँ से शुरू हुए। मेरा जो गांव है वो सरगोदा के इलाके कोट मोमिन में है। एक बहुत ही सादा सा गांव। अब तो वक्त के साथ साथ डेवलप हो रहा है लेकिन जितना पीछे चले जाएं ये उतना ही पुरस्रार और कदीमी गांव है। इसी गांव से थोड़ा फासले पर एक और हमारा ही गांव लगता है जहां मेरे कज़न की शादी थी। मैं उस शादी पर जाता हूं, मेरे सारे घर वाले जाते हैं जो कि मेरे कज़न्स भी मेरे साथ थे, और बहुत से रिश्तेदार भी मुझे वहां मिलते हैं जो बड़े टाइम बाद मुझे पाकिस्तान में आया देखते हैं और खुश होते हैं और बड़ी खुशी से मिलते हैं। मेरे कुछ कज़न्स ऐसे जो मुझे मजाक मजाक में कहने लगे कि चलो आओ पीना शीना शुरू करते हैं, मतलब कि अल्कोहल शराब वगैरह के लिए मुझे कह रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं पीता, फिर भी वो मुझे ज़बरदस्ती मजाक मजाक में ले गए, जबकि पिलानी उन्होंने मुझे भी नहीं थी, मेरे साथ मजाक कर रहे थे। शादी का मौका था, कुछ कह भी नहीं सकता था मैं, बड़े टाइम से मैं उनसे मिला भी नहीं था। वो लोग मुझे पास के एक बाड़े में जो कि हमारा डेरा था भैंसों का, वहाँ ले जाते हैं। एहसन भाई, मैं वहाँ पर उनके साथ चला तो गया लेकिन वहाँ हमसे एक ऐसी भूल और गलती हो गई जिसका खमियाजा मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है और मेरे कज़न्स भुगत चुके हैं। हम वहाँ एक कमरे में बैठे हुए, लाइट वहाँ पे नहीं थी, सर्दियों के दिन थे, थोड़ी सी आग जलाई हुई थी और जो भैंसों के गोबर से बने गोए होते हैं वो हमने जलाए हुए थे मच्छरों के लिए। हम लोग बैठे बातें ही कर रहे थे, गपशप चल रही थी। मेरे कज़न्स जो कि कुछ उनमें से बोतल पी रहे थे शराब वगैरह, और मैं सिर्फ सिंपल कोल्ड ड्रिंक पी रहा था कि अचानक हमें वहाँ पे एक बकरी का बच्चा नज़र आता है, छोटा सा मेमना जो कि दरवाज़े से बाहर खड़ा था। वहाँ भैंसें भी बांधी हुई थी क्योंकि वो था ही सिर्फ भैंसों का बाड़ा, और वो जो मेरे कज़न्स थे वो उन्हीं में से कोई 2-3 कज़न्स थे, वो ही चलाते थे दिन रात उस बाड़े को। हम बड़े हैरान होते हैं कि ये बकरी का बच्चा कहाँ से आ गया, क्योंकि भैंसों का बाड़ा है तो ये कहाँ से आ गया। खैर मेरे कज़न जो कि नशे में थे अब कुछ, और कुछ थोड़ा बहुत होश में थे, उनके दिमाग में ये प्लान आता है कि क्यों ना इस बच्चे को उठा लिया जाए और ज़बह करवा दिया जाए। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम लोग कैसे किसी का बकरा इस तरह कर सकते हो, छोटा सा है ये, और चोरी करके आप इसको ज़बह कर दोगे। अब ना जाने किसका बकरा खुल कर आ गया है, कहाँ से आ गया है, पूछे बगैर इस तरह से करोगे। वो मेरी एक ना सुनते, वो बकरा उधर से उठा लेते और अंदर कहीं जाके बंद करके उसे बांध देते। खैर वो रात गुजर गई। अगले दिन फिर शादी का ही फंक्शन था। रात को हम फिर फंक्शन से फ्री होके वहीं उसी बाड़े में बैठे। हम लोग वहाँ बैठे कुछ बातें ही कर रहे थे कि अचानक एक कज़न को ख्याल आता है कि हमने कल वहाँ पे वो जो बकरी का बच्चा बंद किया था उसे तो देखें। अचानक हमें भी ख्याल आता है कि हाँ यार, हमने तो कल बकरी का बच्चा वहाँ बंद किया था, उसके बाद उसको ना किसी ने देखा है, ना कोई शायद खाना पीना उसका देखा है, तो उठकर चेक करते हैं। एहसन भाई, आप यकीन ना करेंगे कि जब हम लोग उस कमरे का ताला खोलते हैं, जो सिर्फ रात को ताला लगाया था उसे बंद करते वक्त, और वो जब दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर कोई बकरी का बच्चा नहीं होता, सिर्फ उस बकरी के बच्चे के बाल वहाँ बिखरे पड़े होते हैं। हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है, आप सोच नहीं सकते वहाँ हमारी क्या हालत थी। हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे और पूछने लगे कि ये क्या चक्कर है, बकरा किसने बाहर निकाला। जो एक कज़न जिसके पास चाबी थी वो कहता है मैं तो अभी तुम लोगों के साथ ही यहाँ आया हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो नहीं आया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि बकरा खुद बाहर चला गया। और उसके बाल जब हमने ज़मीन पर देखे तो थोड़ा रोशनी मारने पर हमने जब दीवार में देखा
वहाँ पर खून के छींटे थे और जो बड़े ही ताज़े थे। ऐसे लग रहा था जैसे अब से कुछ देर पहले ही खून लगा हो, क्योंकि वो अभी भी फ्रेश खून था। वो देखकर हम लोग बड़ा हैरान होते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आती कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और हमें तो बिल्कुल ना पता था कि आगे हमारे साथ क्या होना है। उस वक्त तो हम लोग हैरान होकर आगे पीछे हो गए और इस बात को भी जाने दिया। लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद मेरे कज़न की बड़ी तबीयत ख़राब होने लग गई। उसको खून की उल्टियाँ आने लग गई और वो बहुत ज़्यादा मतलब डरने लग गया हर चीज़ से। कोई उसके घर वाले भी उसके पास जाएं तो वो डरने लग गया था, हम भी उसके पास जाएं तो वो हमें देखकर हम पे भी हमला करने लगे और हमसे डरने लगे। तो उसके जो माँ बाप यानी हमारे चाचा चाची, मैंने अपने चाचा से पूछा कि चाचा क्या हुआ इसको। वो कहते हैं कि इसको 2 दिन से बड़े खौफनाक ख्वाब आ रहे थे। रात को ये चीख मार कर डर रहा था, ये कह रहा था कि वो बकरी का बच्चा मुझे मार देगा, वो मुझे खा जाएगा, वो मुझे मार देगा। तो चाचा की ये बात सुनकर हम सारे कज़न्स एक दूसरे का मुंह देखने लगे। और ये वही कज़न था जिसने बकरी के बच्चे को दरवाजे में बंद करके ताला लगा दिया था और चाबी अपने पास रखी थी। ये उसी की तबीयत अब ख़राब थी। तो हम बाकी कज़न्स भी एक दूसरे को देखने लगे। तो मेरे चाचा जी मुझसे पूछने लगे कि तुम लोगों को कुछ पता है कि क्या वजह है इसके साथ। 2 दिन पहले तक तो ठीक था तुम लोगों के साथ, रात रात तक उठता बैठता फिर रहा था, खुश था, हर तरह से सब कुछ ठीक चल रहा था। तो फिर हमने अपने चाचा जी को सारी बात, सारी कहानी बताई। उसके बाद मेरे चाचा जी ने फिर कुछ रूहानी आमलों से बात की और उनको चेक करवाया। उन्होंने जब इल्म किया तो वो कहने लगे कि वो जो बकरी का बच्चा आपके बेटे ने बंद किया था, वो बकरी का बच्चा असल में एक जिन का बच्चा था जिसको उसने कमरे में बंद किया। और आपके साथ साथ ये जो बाकी आपके जो बच्चे वगैरह ये भी इसके साथ इस काम में शामिल थे, जिस वजह से वो बकरी का बच्चा दम घुटने की वजह से अंदर मर गया। अब उसके जो जन्नात माँ बाप हैं वो आपके बच्चे को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं और वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेंगे। उस वक्त उस काम में जो जो शामिल था सबको इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये सुनकर तो मेरे चाचा जी बड़े परेशान हो जाते हैं और उसके साथ साथ हमें भी अपने जान के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि हम भी उसके साथ उस वक्त मौजूद थे, वहाँ बैठे थे। मैं तो उसको मना कर रहा था कि ये क्या तरीका है। सब कज़न्स में एक वाहिद मैं ही था जो मैं उनको उस वक्त रोक रहा था कि ना करो, ये ठीक नहीं है। लेकिन अब मुझे भी अपनी जान को लेकर बहुत ज़्यादा खदशात का ख़तरा पड़ गया था कि कहीं मेरे साथ भी यही सब कुछ ना होने लग जाए, जबकि मैं तो इस चीज़ के हक़ में भी नहीं था। इस सब के बाद सारे कज़नों में एक मतलब खौफ की लहर पैदा हो जाती है और सब मतलब कि अपना ना जो कि नमाज़ भी नहीं पढ़ते थे मेरे कज़न्स, वो अब मस्जिद से बाहर ना निकलें, नमाज़ें अदा करें, दुआएं करें अपने लिए भी और हमारे उस कज़न के लिए भी, और मतलब कि हर तरह से अपना बचाव करने की कोशिश करें। मैं शुरू से ही परहेज़गार था नमाज वगैरह में और हर चीज़ में, और मैं इस तरह की चीज़ों में कभी भी मैं एग्री नहीं करता था या मैं कभी भी इन चीज़ों में शामिल नहीं हुआ। तो मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ थी। वो दिन गुजरने के बाद अगले दिन पता चलता है कि मेरे 2-3 और कज़न्स बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। ये सुनने के बाद तो मतलब कि अब कंफर्म हो गया था कि वो बात बाबा जी ने जो बताई है, आलिम बाबा ने, वो बात कहीं ना कहीं वाकई सच साबित होने लगी है। मैं फ़ौरन अपने उन कज़न्स की तरफ पहुंचता हूं जिनको बुखार हो चुका था। मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हारे साथ अब क्या हो गया। वो बताते हैं कि वो जो बकरी थी, जो बकरी का बच्चा था, वो हमारे ख्वाब में आए और उसने हमें कहा कि तुम लोगों ने मुझे मारा है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उसका जिस्म एक बकरी की जैसा था और आगे एक मुंह बहुत शैतानी मुंह था किसी और ही मखलूक का, और उसने बिल्कुल सही अल्फाजों में कहा है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, ना मेरे माँ बाप तुम्हें छोड़ेंगे, तुमने मेरा कत्ल किया है। ये सुनने के बाद मेरे कानों को तो यकीन ना आए कि ऐसा भी दुनिया में मुमकिन हो सकता है, ये सब भी हो सकता है, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे इतना भरोसा नहीं रखता था और इतना एतमाद नहीं रखता था। ये सुनने के बाद मुझे भी थोड़ा सा डर लगने लग गया कि कहीं मेरी भी अब शामत ना आ जाए। एहसन भाई, मैं बड़ा ही मुतमईन था कि मैं अब तक सेफ़ हूँ, बचत में हूँ, कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। ये सोचकर मैं अपने घर आ जाता हूँ कि उस रात वो बकरा मेरे भी ख्वाब में आता है और मुझे कहता है कि तुम मुझे बचा सकते थे, तुमने कोशिश ना की, इसलिए तुम भी उनके साथ कसूरवार हो, सज़ा तुम्हें भी मिलेगी। मैं बहुत परेशान होता हूँ और नींद में उठ जाता हूँ और मैं अपने अम्मी अब्बू को ये बात बताता हूँ। वो मुझे बहुत दिलासा देते हैं, पढ़ाई का कहते हैं, लेकिन हर तरह से वो करके मैं मतलब कि मुतमईन नहीं हो रहा था कि अब मेरे ख्वाब में आ गया तो इसका मतलब है मेरे साथ भी वही होना है जो मेरे कज़न्स के साथ हो चुका है। जो मेरा पहला कज़न था जिसको खून की उल्टियाँ आ रही थी, एहसन भाई, अब उसकी ऐसी हालत थी कि वो अब बोल नहीं पा रहा था।
वो जैसे कि कोमा में चला गया हो, ना वो होश में आ रहा था। बस वो आंखें बंद करके एक ही बात बोलता था कि वो मुझे बकरा मार डालेगा। इस सब के बाद मेरे अम्मी अब्बू मुझे कहते हैं कि तुम जितना जल्दी हो सके वापस निकलो यहाँ से दुबई, क्योंकि मैं चंद दिनों की छुट्टी पर आया था। तो इस सारे वक्त को गुजरते हुए हफ़्ता तो गुजर ही चुका था, मेरी मज़ीद अभी हफ्ते की और छुट्टी थी। लेकिन फिर मैंने उसके बाद फ़ैसला किया कि मुझे निकल जाना चाहिए। एहसन भाई, मैं उसके बाद दुबई आ गया और मैं अपनी जॉब वगैरह सारा कुछ फिर से शुरू कर लिया। अपने कज़न्स की भी दरियाफ़्त फ़ोन पर लेता रहा हर तरह से। लेकिन एहसन भाई, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप शायद यकीन नहीं करोगे कि जो मेरे साथ हुआ है ऐसा भी मुमकिन हो सकता है इस दुनिया में, जिसमें मैं यकीन नहीं रखता था कि अब मेरी समझ लें कि 14 तबक रोशन हो चुके हैं और मैं अब हर उस बात पे यकीन रखता हूँ जो इस सब से रिलेटेड होती है। मैं एक दिन ऑफिस से अपने घर को आया। हमारा जो घर था वो कंपनी की तरफ से फ्लैट था। कुछ लोग वहाँ पे पहले आ जाते थे। मैं जिस फ्लोर पे था मैं सबसे पहले आ जाता था रात को, बाकियों ने बाद में आना होता था। मैं अपने घर जाता हूँ और फ्रेश होने के लिए मैं जैसे ही अपने बाथरूम का दरवाज़ा खोलता हूँ, एहसन भाई वो ही बकरे के बाल वैसे ही उसी तरह से वहाँ ज़मीन पे पड़े हुए हैं और खून की छींटें दीवार पे जैसे उस कमरे में थी गांव के। एहसन भाई, वो देख के मैं वहाँ से चीख मार के बाहर निकला। मेरी हालत कुछ ऐसी हो रही थी कि वहाँ पे तेज़ एसी लगा हुआ था मेरे फ्लोर पे, फुल तेज़ एसी, मतलब कि यख हुआ था कमरा और उसमें भी मेरे पसीने छूट पड़े। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मेरे दोस्त आ गए थोड़ी देर में। मैंने उनको बताया कि बाथरूम में देखो। जब वो गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो मुझे दोबारा साथ लेकर गए तो मैंने देखा वहाँ सच में ना तो कोई बाल ना खून, कुछ भी नहीं। तो वो पहले क्या था? जब मैंने अपने घर वालों को ये बात बताई तो मेरे अम्मी अबू ने कहा कि हो सकता है तुम्हारा वहम हो, तुमने अपने एक दिमाग पे सवार किया हुआ था काफ़ी टाइम से, एक ट्रॉमा से गुजरे हो तुम, तो हो सकता है तुम्हारा ये एक वहम हो। तो मैं उनकी बात मानकर इसको वहम समझकर छोड़ देता हूँ। एहसन भाई, जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे अब वही ख्वाब दोबारा से आया जो मुझे पाकिस्तान में आया था। वो बकरा छोटा सा, उसके आगे पता नहीं कैसा कोई अजीब सा एक मूंछ लगा हुआ था। मैं उसको बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में कि वो कैसी शक्ल थी। वो मुझे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे बचा सकते थे लेकिन तुमने कोशिश ना की। मेरी फिर नींद में आँख खुल जाती है। अब की बार मैं अपनी अम्मी अब्बू को दोबारा ये बात बताता हूँ कि अब मेरे साथ ये मसले यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक हो रहे हैं। मतलब कि वो मेरा फिर वहम नहीं था। इसी रात मुझे ख्वाब आना। तो मेरे वालिद साहब एक साहिब इल्म के पास जाते हैं। ये और साहिब इल्म थे, जो पहले वाले थे वो और थे, ये और थे, ये उनसे भी ज़्यादा शायद कोई इल्म रखने वाली हस्ती थी। मेरे वालिद साहब उनको सारा कुछ बताते हैं। वो मेरे वालिद साहब से कोई 12 घंटे मांगते हैं कि मैं उसमें अपना वजीफ़ा पढ़ के और इल्म करके उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या मामला है और क्या हल निकल सकता है। जब वो अपना 12 घंटे का इल्म कर लेते हैं तो मेरे वालिद साहब उनसे जाकर दोबारा पूछते हैं। वो पूछते हैं, मोहतरम कि मेरे बच्चे के साथ ये सब क्या हो रहा है, जबकि वो तो पाकिस्तान से भी बाहर चला गया, कितना दूर जा चुका है। जो चीज़ें यहाँ हुई हैं काफ़ी टाइम पहले, उनका अब वहाँ इतना दूर बैठे बंदे से क्या ताल्लुक़, जबकि उसका कोई हाथ नहीं था, कोई कसूर नहीं था, तो उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो मोहतरम फरमाते हैं मेरे वालिद साहब से कि आपके बेटे का कोई कसूर तो नहीं था, लेकिन उन चीज़ों का गिला और शिकवा है कि आपके बेटे ने उसकी जान भी नहीं उस वक्त बचाई। वो अपना रास्ता भटक गया था। वो एक जिन का बच्चा था। उसने जब इंसान देखे तो उसने बकरी का रूप इख्तियार कर लिया था। और आपके कज़न्स जो बच्चे वगैरह थे, आपके बेटे के कज़न्स, उन्होंने उसको बहुत बड़ी गलती कर दी उसको बंद करके। और आपका बेटा उस वक्त उनके साथ मौजूद था। वो चाहता तो उनको मना कर सकता था या रोक सकता था, लेकिन बस इसी चीज़ का उनको गिला और शिकवा है। तो इस बारे में अब मैं मज़ीद कुछ वक्त लूँगा कि इसका क्या हल निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ दिन और कुछ वक्त लग सकते हैं, शायद कुछ हफ्ते भी। तो ये सारी बात मेरे वालिद साहब जब मुझे बताते हैं तो मैं अपनी हर चीज़ की बड़ी परहेज़गी कर लेता हूँ, हर चीज़ की मैं पाबंदी कर लेता हूँ। मुझे उसके बावजूद भी बहुत सारे उस चीज़ के साइंस मिले। कभी मुझे खून के छींटे नज़र आए, कभी मुझे वही बकरे के बाल नज़र आए, फिर मेरे ख्वाब में आए। कभी वो मुझे न सिर्फ खड़ा हुआ नज़र आए, कभी वो मुझे बड़े गुस्से से देख रहा है। तो मुझे इस तरह की चीज़ों से गुज़रना पड़ रहा है। आज इस वाक़े को 2 साल हो चुके हैं। आप यकीन करेंगे कि जब उन साहिब इल्म से दोबारा पूछा गया कि क्या हल निकला है, तो उन्होंने अपने आप से माजरत कर ली कि मेरे भी बस में ये सब नहीं है जो कुछ हो रहा है, और कब तक चलेगा मैं नहीं जानता। शायद वो सिर्फ गिला रखना चाहते हैं आपके बेटे से कि उन्होंने आज तक आपके बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि शायद उनको मालूम हो सकता है
कि आपके बेटे का उसमें कोई हाथ नहीं था। तो हो सकता है इस वजह से आपके बेटे की अब तक बचत है, लेकिन ये मेरे भी हाथ में नहीं है कि इस चीज़ को कैसे रोका जाए। तो एहसन भाई, ये है वजह कि मैं आपको अपनी आवाज़ में स्टोरी नहीं भेज सकता था। मुझे कोई पता नहीं है कि वो बकरी का बच्चा या उससे मतलब कि उसके माँ बाप या जो भी जिन्नात वगैरह हैं, हो सकता है वो मेरे आसपास खड़े होकर सुन रहे हों। ये मेरे अंदर एक पत्थर की तरह फंसा हुआ है जो मैं समझ नहीं आती कैसे इसको अपने अंदर से निकालूं। मैंने आपकी स्टोरी सुनी है, आप लोगों की कुछ रियल इंसिडेंट बताते हैं, तो मैंने सोचा आप मेरी एक स्टोरी आप सुन लें, इसलिए मैं आपको ये ईमेल से लिख कर भेज रहा हूँ। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं घर बैठ के आपको अपनी आवाज़ में भेज सकूँ। इस वक्त भी मैं अपने ऑफिस के लैपटॉप से ईमेल कर रहा हूँ आपको। तो अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि मेरी इस चीज़ से निजात हो जाए। मैंने पिछले 2 वीकेंड्स पे आपकी तकरीबन सारी वीडियोस सुनकर फिनिश की हैं। मैं चाहता हूँ और मुझे खुशी होगी कि आप मेरी भी स्टोरी इसी तरह शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो बहुत शुक्रिया अली रज़ा भाई, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा फरमाए, आमीन। और आप जहाँ भी हैं खुश रहें, हम ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे। बढ़ते हैं अपनी आज की दूसरी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नताशा है और मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं लाहौर के एक मशहूर कॉल सेंटर में काम करती हूँ। मैं आज भी यहाँ काम कर रही हूँ, इस वजह से मैं नाम तो नहीं बता सकती और मैंने अपना ये नाम भी एक फ़र्ज़ी नाम बताया, जबकि मेरा ये रियल नेम नहीं है। मैं इस कॉल सेंटर में एज़ अ ह्यूमन रिसोर्सेज एक HR के नाम से वाकिफ़ हूँ। मेरी ड्यूटी होती है लोगों के इंटरव्यूज़ लेना, उनको जॉब्स ऑफ़र करना, जॉब्स देना, अप्रूव करना, सैलरीज़ देना और सारी चीज़ें ऑफ़िस की मैनेज करना और एक रिपोर्ट बनाकर जो ऑनर्स हैं हमारे बॉस उन तक पहुंचाना। हमारी ऑफ़िस टाइमिंग्स जो हैं उसके मुताबिक मैं सबसे पहले शाम को आ जाती हूँ, जबकि बॉयज़ ने गर्ल्स ने 7 बजे आना होता है, क्योंकि 7 बजे डायलिंग स्टार्ट होती है, जो कि मैं 5 बजे आ चुकी होती हूँ शाम को। और एम्प्लॉयज़ की छुट्टी का टाइम भी 2:30-3 बजे का है, जबकि मैं जाती हूँ 3 से 4 बजे के दरमियान। तो एक रात ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी उस दिन। इंटरनेट काफ़ी डाउन था, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को 2-2:30 बजे ही फ्री कर दिया गया था ऑफ़िस की तरफ से। एम्प्लॉयज़ तो बहुत खुश थे कि उन्हें एक जल्दी छुटकारा मिल गया था ऑफ़िस से, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसमें बड़ा मतलब कि मुश्किलात दरपेश होती हैं एक उस इंसान को जो सारी रात कंप्यूटर के आगे बोलता रहे। तो बच्चे वगैरह बाकी सब लोग चले गए, बड़े खुश थे। अब मेरी कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियां थी कि मुझे 1.5-2 घंटे बाद जाना होता था, हर चीज़ को वाइंड अप करके, रिपोर्ट क्लियर करके, बॉस तक पहुंचा के फिर मैं फ्री होती थी। हमारा जो फ्लोर है ये हमारी बिल्डिंग का सबसे आखिरी फ्लोर है। हमारे फ्लोर के ऊपर भी एक फ़्लोर है, लेकिन वहाँ कुछ है तो नहीं, बस 2 रूम्स बने हुए हैं। मतलब कोई मतलब ऑफ़िस की तरह का कोई वो फ्लोर नहीं है, लेकिन 2 खाली रूम बने हुए हैं और बड़े टाइम से बंद हैं। कभी हम गए तो नहीं हैं। ये बात भी मुझे इस वाक़े के बाद पता चली है। मैं ऑफ़िस में बैठे हुए काम ही कर रही थी कि बॉस किसी काम से चले गए और जो मैनेजर थे, फ्लोर मैनेजर, वो भी किसी काम से चले गए और जो टीम लीडर्स थे वो बॉयज़ के साथ ही छुट्टी लेकर चले गए थे। अब चूँकि बॉस ने वापस आना था 5 बजे के करीब, तो मैंने सोचा तब तक अपना मैं सारा काम वाइंड अप कर लूँगी। मैं अपना काम कर ही रही थी कि अचानक से ना उस पूरे फ्लोर पे लाइट चली गई। अब ना तो कोई बंदा था जो जनरेटर ऑन कर सके, यूपीएस वाला वहाँ पे सिस्टम था नहीं, क्योंकि इतना बड़ा फ्लोर है, यूपीएस वहाँ पे सपोर्ट ही नहीं कर सकता था। हमारे ऑफ़िस का अपना जनरेटर था जो कि ऑफ़िस बॉय उसको स्टार्ट करता था, जो कि वो भी जा चुका था। अब मैं अंधेरे में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रही हूँ और एक हाथ में मेरे मोबाइल की टॉर्च है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर, मतलब कि बिजली ऐसे गरज रही थी जैसे आज इसने ज़मीन पर गिर के टूटना है। और मैं 7वें-8वें फ्लोर पे अकेली, जहाँ पे कोई भी नहीं, और उससे नीचे के जितने फ्लोर वो सब खाली। वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के और ऑफिसेज़ वगैरह, जहाँ पे लोग दिन को अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, रात को वो बंद होते हैं। उस पूरे 7 मंजिला फ्लोर पे मैं अकेली आखिरी फ्लोर पे, कि मुझे अचानक ऊपर से 2 कमरे जो थे वहाँ से आवाज़ आती है जैसे किसी ने वहाँ पे चेयर रगड़ी हो, लाइक मतलब चेयर फर्श पे पड़ी और उसको किसी ने ज़मीन पे ही ना घसीट लिया हो। तो मुझे लगता है जैसे ऑफिस बॉय वापस आ चुका है और शायद वो जनरेटर ऑन करने गया है। तो मैं भी थोड़ा मुतमईन हो जाती हूँ कि अब मैं अकेली नहीं हूँ और मैं अपना काम करने लगती हूँ। जब 10-15 मिनट गुजर जाते हैं, लाइट नहीं ऑन होती, तो मैं बड़ा हैरान होती हूँ कि अभी तो आवाज़ आई थी, शायद ऑफिस बॉय भी ऊपर आया था तो उसने अभी तक नहीं ऑन किया। मैं दोबारा अपने काम में लग जाती हूँ, फिर मुझे वैसी आवाज़ आती है
बेंचेस घसीटने की, चेयर्स घसीटने की, क्योंकि हमारे ऑफिस में जो चेयर्स टूट जाती थी या कोई फॉल्ट निकल आता था तो वो उनको ना एज अ कबाड़ के तौर पे हम उस कमरे में जो थे, ऊपर 2 कमरे बने हुए थे, वहाँ फेंक देते थे। मुझे अभी तक इस रूम्स के बारे में कुछ पता नहीं था, बस इतना पता था कि ऊपर 2 रूम्स हैं, कभी मैं गई नहीं थी। और ये भी पता था कि उसमें जो सामान है वो हमारे ही ऑफिस का है, क्योंकि इसके बाद कोई और फ्लोर नहीं था और जनरेटर भी वहीं पर था। अब मुझे आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आने लगी है और मैं थोड़ी सी हिम्मत करके उठ के देखती हूँ कि यार मैं देखूँ तो सही, क्योंकि अब ये टाइम ऐसा था, मुझे इतना तो था कि सिक्योरिटी गार्ड नीचे खड़ा है, कोई और बंदा तो ऊपर आ नहीं सकता, तो ये हमारे ऑफिस का ही कोई होना है। जब मैं ऊपर जाकर देखती हूँ तो वो दरवाजे जो थे उनको कुंडी लगी हुई दोनों को, और अंदर से आवाज़ें आ रही। अब मैं लाइट मार रही हूँ बाहर से, बारिश में खड़ी होके साइड से, मोबाइल की टॉर्च उन दोनों दरवाज़ों पर पड़ रही है, दोनों को कुंडा लगा हुआ, बड़े वाला जिसको कुंडा, पहले ज़माने में जो कुंडे होते थे ना, वो वाले कुंडे उस पर लगे हुए थे, और वहाँ पे कोई भी नहीं, और अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। मैं हिम्मत करके पूछती हूँ अंदर कौन है, साथ ही वो आवाज़ बंद हो जाती है। उसके बाद मैं फिर पूछती हूँ अंदर कोई है, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आता, बिल्कुल खामोशी। मैं जब तीसरी दफ़ा पूछने ही लगती हूँ कि मुझे अंदर से ना एक औरत के हंसने की आवाज़ आती है, बड़ी ही क्रीपी स्माइल। हसन भाई, मैं वहाँ से ऐसी दौड़ लगाती हूँ कि जैसे मेरे पीछे पता नहीं कोई शैतान लग गया हो या कौन सी मखलूक मेरे पीछे भाग रही है। मैं इस स्पीड से दौड़ लगाती हूँ नीचे फ्लोर पे, और जब मैं नीचे आकर देखती हूँ तो वो वहाँ पे कोई बंदा नहीं होता, ना ही मेरे ऑफिस में, ना ही बॉस के ऑफिस में, और ना ही कोई ऑफिस बॉय वापस आया होता है। ये देख कर मेरा दिल समझने के बाहर फटने के बराबर आ चुका था। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि अब मुझे नीचे जाना चाहिए। अब लाइट तो थी नहीं, मैं लिफ्ट से कैसे नीचे जाती। मैं सीढ़ियों से भागती गई, भागती गई, भागती गई, आखिरकार मैं थक टूट के नीचे पहुँच गई फर्स्ट फ्लोर पे। जब वहाँ पहुँची तो वहाँ से जो गार्ड अंकल थे हमारे, हम उन्हें चाचा जी कहते थे, वो अब यहाँ पे काम नहीं करते, जबकि ये बात है तब वो हमारे पास काम करते थे। तो मैं जब उनके पास आके रुकी और मैंने उनसे बताया कि ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो वो मुझे कहते हैं, बेटा ये जो कुछ भी आपके साथ आज हुआ है ना, जब आप लोग चले जाते हो तो ये कई दफ़ा मेरे साथ भी हुआ है। पूरा प्लाज़ा खाली होता है, लेकिन अक्सर मैं जब अंदर वॉशरूम के लिए जाऊँ या पानी पीने के लिए जाऊँ तो अक्सर ऐसे आवाज़ आती है ऊपर वाले फ्लोर पे, जैसे कि बहुत कोई ना हलचल हो रही है, आवाज़ें आ रही हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये डर था कि ऊपर कुछ मामलात हैं किसी और मखलूक के, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता था। मुझे अपनी नौकरी का भी खदशा था कि कहीं ये ना चली जाए ऐसी अफवाह फैलाने में, तो मैंने कभी किसी से जिक्र नहीं किया। तो उसके बाद मैं उनके साथ वहीं बाहर बैठी रहती हूँ जब तक लाइट नहीं आती। फिर मेरे ऑफिस का जो ऑफिस बॉय है वो आता है, उसको मैं बताती हूँ ये सब कुछ। वो बड़ा दलेर होता है, वो कहता है, बाजी आप आएँ, मैं चेक करता हूँ सारा कुछ। वो अपने मोबाइल की लाइट लेकर जाता है, मैं उसके साथ छत पे नहीं जाती, मैं गार्ड अंकल के पास ही रहती हूँ। वो पता नहीं कैसे हिम्मत करके ऊपर चला जाता है उन रूम्स तक, वहाँ जाके जनरेटर भी ऑन कर लेता है और वापस नीचे आके कहता है कि मैंने ऑन कर दिया है। तो अब मुझे उससे भी खौफ आने लगता है कि कहीं ये भी कहीं उन्हीं मखलूक़ात में से तो नहीं है, इंसान ही है। तो मैं बड़ा खौफज़दा होती हूँ और मैं ऊपर नहीं जाती। तो वो कहता है कि बाजी अब डरे नहीं, कि मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूँ। पूरा कलमा पढ़ के मेरे साथ बात करता है। फिर मुझे कहीं इत्मीनान आता है और मैं ऊपर अपने कैबिन में ऑफिस में चली जाती हूँ। उसके बाद मेरे बॉस आते हैं, उनको मैं सारा वाक़या बताती हूँ सब कुछ। तो फिर जब बॉस ने थोड़ा मालूमात हासिल की, पता करवाया उन कमरों के बारे में, तो पता चला वहाँ पे ये बिल्डिंग जब से बन रही थी तब से वहाँ पे असरात हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग बनने के बाद बहुत अरसा ही खाली रही थी। यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था, कुछ नहीं, बस एक स्ट्रक्चर बना हुआ था और कोई 8, 10, 15 साल से ये बिल्डिंग यहाँ तामीर खड़ी थी। तो जो भी मखलूक़ात हैं ये बहुत पहले से वहाँ पे आबाद हैं, उन ऊपर वाले फ्लोर पे कमरे पे। कभी कभी वो नीचे वाले फ्लोर पे भी आ जाते हैं जब बंदे ना हो वहाँ पर। तो उसके बाद मेरे जो बॉस हैं उन्होंने फिर हमें सख्ती से मना कर दिया कि ऊपर वाले कमरों की तरफ किसी ने नहीं जाना रात को, और कभी भी अब ऑफिस में किसी ने अकेले नहीं रहना रात को। उसके बाद जो जनरेटर वगैरह था उसकी भी हम लोग नीचे फिटिंग करवा लेते हैं, और उन रूम्स को तकरीबन हम अपने ऑफिस के सब सामान से खाली करके छोड़ देते हैं। मैं आज भी इसी कॉल सेंटर में काम कर रही हूँ, और अक्सर हम लोग यहाँ पे काम कर भी रहे हो तो रात को हल्की फुल्की आवाज़ आ जाती है, जिसके बारे में सिर्फ मैं, ऑफिस का जो स्टाफ है वही जानता है, एम्प्लॉयर्स को नहीं पता। क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हमारे ऑफिस को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये मेरी एक स्टोरी थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। उम्मीद करता हूँ हमारे लिसनर्स को भी पसंद आएगी।
बढ़ते हैं अपनी आज की तीसरी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल है। मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी जॉब एक TCS की जॉब है। बहुत से लोगों को पता होगा TCS का, उनकी जॉब्स कैसी होती है। कुछ कोरियर वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑफ़िस के अंदर ही बैठ के सब काम करते हैं। तो मेरी हैसियत एक समझ लें आप जनरल मैनेजर की तौर पर है, जो ऑफ़िस के अंदर बैठ के ही मैं काम करता हूँ। मेरी ड्यूटी दोपहर 3 बजे से रात 1-2 बजे तक होती है। फ्री होते होते कहीं ना कहीं 3 बज ही जाते हैं घर पहुँचते पहुँचते। तो एक रात मेरे साथ ऐसा होता है, ये सर्दियों अभी शुरू होने वाली थी, अक्टूबर-नवंबर था, मेरे ख्याल से नवंबर था शायद। तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था। मेरे घर से बहुत कम फासले पर था मेरा दफ्तर, और हम लोग पैदल ही घर को निकल आते थे और बड़ा मज़ा आता था। रात को वॉक करते करते दोस्तों के साथ गपशप में आते थे। मेरी बैक साइड पे 2 गलियां छोड़ के एक दोस्त का घर था, और एक दोस्त का घर थोड़ा सा आगे करके था। तो पहले मेरा घर आता था। एहसन भाई, जब मैं अपने घर के पास पहुंचा ना, ये रात के तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। जो मेरा घर है ना, मैं आपको बता दूं कि एक प्लॉट था, उस प्लॉट के साथ एक गली थी। उस गली में एंटर होती फर्स्ट घर जो था ना, वो हमारा था। बाकी घर आगे जाके शुरू होते थे। तो मैं जैसे ही वो मोड़ मुड़ा और मेरा गेट पहुंच गया, मतलब मैं 15 कदम या 10 कदम के फासले पे होऊंगा अपने गेट से, कि मैं क्या देखता हूँ और मेरे दोस्त दोनों, क्योंकि वो मुझे वहाँ पे छोड़ के फिर दोनों आगे निकल जाते थे। इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि मैं कोई डरता था या वो मुझे गली तक घर तक छोड़ने आते थे, लेकिन हमने एक ऐसा वो बनाया हुआ था कि गपशप का ये जो फ़्लो है ना, ये गेट तक होना चाहिए, डोर टू डोर तक। तो वो मेरे दरवाजे तक आते थे। तो जब हम लोग पहुँचे हैं मेरे गेट के बाहर, एहसन भाई, हम क्या देखते हैं, एक औरत काला बुरखा या काले रंग का कपड़ा ओढ़ के ज़मीन पे बैठी हुई है मेरे गेट के बाहर, और वो अपनी उंगली से, वो बड़ी उसकी ना सफ़ेद किस्म की उंगलियां, लंबी लंबी, लंबे नाखून थे उसके, उसने कुछ अंगूठियां, छल्ले भी पहने हुए थे, और वो मुझे उंगली से इशारा करके कह रही है कि वापस निकलो यहाँ से, वापस चले जाओ। और वो ऐसे हिल रही थी जैसे कोई बच्चा सबक पढ़ते हुए नहीं हिल रहा होता, ऐसे हिलते हुए मुझे कहती है चलो यहाँ से। मतलब कि बोली मुंह से नहीं है, उंगली से ही कहती है कि यहाँ से जैसे रिटर्न हो लो, वापस निकल लो। ये देखकर मेरी तो बड़ी मतलब कि अजीब सी हालत हो जाती है। मैं पूछता हूँ कि कौन है आप, मेरे घर के बाहर आप बैठी हैं, आपको किससे मिलना है? वो कोई जवाब नहीं देती। मेरे दोस्त पूछते हैं कि मैडम आप कौन हैं, ये इनका घर है, इनको तो जाने दें, और आप यहाँ पे इस तरह क्यों बैठी हैं? हसन भाई वो कोई जवाब नहीं देती, वो उसी तरह उंगली से इशारा कर रही है कि वापस हो लो यहाँ से, वापस निकलो। मेरे दोस्त कहते हैं मुझे कि वापस निकलते हैं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा मामला, आगे बढ़ना ठीक नहीं है, कहीं ये हमला ना कर दे, या कौन सी मखलूक है अल्लाह जाने। मेरा एक दोस्त था, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ना इस चीज़ को सीरियस ले रहा था, दिमाग पे सवार कर रहा था। वो कहता यार निकलते हैं, तू हमारे घर आ जा, सुबह हम तुझे छोड़ देंगे, अभी यहाँ से निकल। तो मैं उनकी वो बात मानकर वहाँ से निकल लेता हूँ। मैं दोबारा वहाँ पर नहीं आता जब तक थोड़ी रोशनी नहीं हो जाती। हम लोग बाहर गली के कॉर्नर पे ही इंतज़ार कर रहे होते हैं, जहाँ से थोड़ा लोगों का आना जाना रात को लगा रहता है। अब मैं आपको बताता चलूँ एहसन भाई, हमारी गली बंद गली थी। जिस रास्ते से हम आए थे एक यही रास्ता आना जाना का था। हमारी गली आगे से बंद है, वहाँ से कोई कहीं नहीं जा सकता, बस घर है और आगे से रास्ता बंद है। हम वहाँ खड़े ही थे कि जब थोड़ी सी रोशनी हुई है, तो मैंने कहा चलो यार अब रोशनी हो गई, अब नमाजी भी निकलने वाले होंगे, अजान भी हो रही है, आओ चलो गेट की तरफ जाते हैं और पूछते हैं उससे कौन है, क्या चाहती है। एहसन भाई हम जैसे ही थोड़ा आगे गए और देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, उस पूरी गली में वहाँ पे कोई नहीं था। ये देखकर हालत बड़ी ख़राब होने लग गई हम तीनों की। फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है कि कोई हमारी गली की ही कोई औरत हो। ये सोचकर मैं उनको भेज देता हूँ वहाँ से कि हो सकता है कोई घर की औरत हो, अल्लाह जाने उसके साथ क्या मसला हो, तो इस वजह से बस जाने दो इस बात को। वो अपने घर चले गए, मैं भी अपने घर आ गया। अगले दिन मैंने अपने घर वालों को ये सब बताया तो मेरे घर वाले बड़े गुस्सा हुए कि तुमने हमें कॉल क्यों नहीं की, गेट के बाहर खड़े होके तुम लोग पीछे चले गए, तुम्हें कम से कम कॉल तो हमें कर देनी चाहिए थी। बेशक हम सोए थे, हम उठ जाते, लेकिन उस वक्त मुझे ये ख्याल नहीं आया, क्योंकि हमारी डर में कैफियत कुछ ऐसी थी कि दिमाग काम करना छोड़ गया था। तो उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ से ही हमेशा आता रहा हूँ अपने घर। फिर हमारे साथ कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन मेरे घर वालों ने सख्ती से कह दिया था कि आना है तो साथ आना है, नहीं तो अपनी ड्यूटी टाइमिंग चेंज कर लो। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक वाक़या था
उम्मीद करता हूँ आप इसे शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल, आपकी स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करता हूँ हमारे लिसनर्स को भी पसंद आएगी। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग 1000 सब्सक्राइब के बहुत करीब हैं, जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी हॉरर से भी हॉरर स्टोरीज़ लाता रहूँगा। आपको यकीन करें हर स्टोरी में एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं बार बार आपसे अपील करता हूँ। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।